हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है आज हमारा लेक्चर 10 है, ठीक है। इसके साथ ही है ना हमारी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप इससे पहले जो भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उनको आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो सबसे पहले है जब धरती हिल गई थी, ठीक है। तो 26 जनवरी 2001 की बात अगर आपको याद है तो उस दिन है ना एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ एरिया में। तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि 26 जनवरी, क्योंकि आपको पता है 26 जनवरी के दिन हमारा रिपब्लिक डे भी होता है। तो उस दिन क्या हुआ था? कच्छ गुजरात में बहुत ही भयानक भूकंप आया था, ठीक है। तो जब भूकंप आता है आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले ना आपको ट्राई करना चाहिए कि आप अपने घरों से बाहर निकल जाए और ओपन ग्राउंड में, जहाँ पे ना एकदम खुला मैदान हो, वहाँ पे जाके आपको खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आपको है ना कोई टेबल को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के उसके नीचे अपने सर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको है ना जब तक वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक है ना शेकिंग रुक ना गई हो, ठीक है। इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो कब हुआ था ऐसा? 26 जनवरी 2001 को। किस एरिया में आया था ये भूकंप? गुजरात के कच्छ रीजन में, ठीक है। बहुत ही भयानक भूकंप है। तो आपको क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा भूकंप आ गया और आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आपको किसी टेबल को ऐसे स्ट्रांगली पकड़ के अपना सर बचाने की कोशिश करनी है, ताकि कुछ भी गिरे आपका सर बच पाए, ठीक है। भूकंप के दौरान आपको ये करना होता है। तो आपको पता है अगर किसी एरिया में ना बहुत लंबे टाइम तक है ना बारिश नहीं होती है तो सारी के सारी जो फसल होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है। सूखा पड़ जाता है और सूखा पड़ने की वजह से क्या होता है, भोजन जो है कहीं से लाना पड़ता है, दूसरी जगह से लाना पड़ता है, ताकि लोगों को भूखा ना रहना पड़े, ठीक है। और हम अकाल को क्या कहते हैं? जब खाने की कमी पड़ जाती है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेमाइन कहते हैं, ठीक है। फेमाइन का मतलब होता है जब है ना खाने की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, एक्सट्रीम स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी हो जाना, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? फेमाइन बुलाते हैं, ठीक है। अकाल बुलाते हैं, खाने का अकाल। और अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी ना तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश में भी क्रॉप खराब हो जाती है और बहुत कम बारिश में भी क्रॉप खराब हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। तो ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है आपको याद रखना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने ये कहानी लिखी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब आपके मुंह से हवा बाहर आती है वो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है। तो सोचिए अगर बहुत सर्दी में बाहर है ना बहुत ठंड है तो आपके मुंह से जो हवा बाहर आएगी वो आपको क्या लगेगी? गर्म लगेगी। लेकिन गर्मी में क्या होगा, आपके मुंह से जो हवा आएगी वो आपको ठंडी लगेगी और बाहर का टेम्परेचर आपको बहुत गर्म लगेगा। तो जब है ना अपने मुंह से आप शीशे के ऊपर, ठंडे शीशे के ऊपर है ना गर्म हवा छोड़ते हैं तो क्या होता है, आप वहां पे है ना बहुत सारी भाप भाप बन जाती है, ठीक है। और एकदम से पानी की ड्रॉप्स आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मिरर होता है वो बहुत ठंडा है और आपके मुंह से जो हवा आई है वो गर्म है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ग्लास होता है वो क्या हो जाता है? मॉइस्ट और हेजी हो जाता है। आप में से जो लोग चश्मा पहनते हैं उन्होंने बहुत बार फील किया होगा, ठीक है। उसके बाद है ना हार्ट बीट। अगर हमें ना किसी की हार्ट बीट सुननी है तो वो कैसे सुनी जा सकती है? स्टेथोस्कोप एक डिवाइस होता है जो डॉक्टर अपने गले में डाल के घूम रहे होते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? स्टेथोस्कोप बुलाते हैं, ठीक है। वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? उसका हार्ट बीट सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो हल्की हवा होती है वो ऊपर जाती है और जो भारी हवा होती है वो नीचे आती है। इसलिए अगर कभी कभी आपने देखा है, अगर आप एक अगरबत्ती जला रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे आग लगी हुई है तो जो धुआं होता है वो बहुत हल्का होता है, हमेशा आप देखिएगा वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो लाइट एयर जो होती है वो हमेशा हवा में ऊपर जाती है और जो भारी हवा होती है वो नीचे की तरफ आती है। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर का नाम है वू विल डू दिस वर्क। ये काम कौन करेगा? तो जो टीचर्स होते हैं उनको है ना बच्चों को बहुत सेंसिटाइज करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन की तरफ। आपको पता है बच्चों के अंदर है ना कोई भी डिफरेंस की भावना नहीं होती। ये डिफरेंस वो किससे सीखते हैं? सोसाइटी से सीखते हैं। तो है ना क्लीनिंग वर्कर जो होते हैं उनकी तरफ है ना टीचर को बहुत सेंसिटिव बनाना चाहिए बच्चों को। तो गांधी जी के जो दोस्त है जिनका नाम है माधव भाई, उनका जो बेटा है जिसका नाम नारायण है, जिसको प्यार से क्या बुलाते हैं? बाबला भी बुलाते हैं, वो उनके साथ रहा था। कब? जब वो बहुत छोटा था, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी जो एक प्रैक्टिस होती है जिसमें ना किसी को भी छुआछूत, जिसमें हम कहते हैं कि इसको छुओ नहीं, ये अछूत है, ठीक है। तो ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है इसको लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए और अब इसको है ना अबॉलिश करना चाहिए, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जो थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बहुत सारा काम किया था, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? गोरेगांव महाराष्ट्र में जो एक जगह है वहां से बिलोंग करते थे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनकी लीडरशिप के अंडर ही प्रिपेयर किया गया था। उन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत बार अनटचेबिलिटी को फील किया लेकिन उन्होंने ना कभी भी गिव अप नहीं किया। तो आपको पता है बहुत सारे लोग है ना उनको पढ़ने नहीं देते थे, ठीक है। वो कहते थे कि तुम है ना अछूत हो तो तुमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। और
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अक्रॉस द वॉल। तो अफसाना और नागपड़ा बास्केटबॉल जो टीम है ये कहाँ पे है, मुंबई की बास्केटबॉल टीम के नाम है। क्या नाम है इन टीम के, अफसाना और नागपड़ा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और विक्टोरिया टर्मिनल ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, मुंबई। यहाँ पे है ना इन ईवीएस की बुक्स में ना बहुत सारी जगहों के नाम है, आपको है ना उन जगहों के नाम याद रखने हैं। शोलापुर भी जो जगह है वो भी महाराष्ट्र में है, तो आपको ना डिफरेंस मालूम होना चाहिए। महाराष्ट्र जो है वो एक स्टेट है और मुंबई जो है वहाँ पे एक सिटी है, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और विक्टोरिया टर्मिनस अगर आप मुंबई घूमने गए हैं तो अभी आपको पता होगा, और शोलापुर जो है वो महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है, ठीक है। तो बच्चों को है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ताकि बच्चों की है ना गेम्स को लेके, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज को साथ में खेलने का अगर आप चांसेस देंगे तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज आती है, इक्वालिटी की भावना आती है, ठीक है। उसके बाद है ना बच्चू खान जो प्लेग्राउंड है ये भी मुंबई में है। इसका नाम है ना, एक कोच थे जिनका नाम है मुस्तफा खान, उनके नाम पे है ना इस ग्राउंड का नाम रखा गया बच्चू खान प्लेग्राउंड, ठीक है। बच्चू खान प्लेग्राउंड भी आपको कहाँ मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, और इसका नाम है ना कोच मुस्तफा खान को ऑनर करने के लिए रखा गया है। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना नेक्स्ट चैप्टर है नो प्लेस फॉर अस। तो खेड़ी जो एक गांव है वहां पे है ना एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है, ठीक है, रिवर के पास है ना एक बांध बन रहा है, इसलिए ना वहां के जो लोग हैं वहां से उनको खाली करना पड़ रहा है, अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब एक एरिया में बांध बनता है तो बहुत सारे एरिया में है ना पानी भर जाता है, वहाँ की जो फसल होती है, घर होते हैं, वो सबके सब डूब जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें अपना गाँव जमीन छोड़ के जाना पड़ रहा है, इसलिए खेड़ी विलेज के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी, ठीक है। तो बीज जो है वो फार्मर की कहानी बता रहे हैं। तो वांगनाम जो है ये एक जगह का नाम है, कहाँ पे है ये, गुजरात में है। तो जब पुराना टाइम था ना तो क्या होता था, अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होते थे ना उनको है ना लौकी के अंदर है ना, लौकी को बाहर मिट्टी से कवर करके उसके अंदर है ना सीड को प्रिजर्व करके रख लिया जाता था, ताकि जब नेक्स्ट सीजन आएगा ना उनको हम दोबारा से फसल उगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हमारे सीड्स में है ना कीड़ा ना लगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है जो नीम की लीव्स होती है ना वो बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड होते हैं, यानी कि ना हमारे फसलों को हमें बहुत सारे इंसेक्ट से बचाती है। तो हम है ना नीम लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। आज भी अगर आप गाँव में जाएंगे ना तो लोग क्या करते हैं, अनाज को जब अपनी टंकी में भर रहे होते हैं, ठीक है, स्टोर करने के लिए रख रहे होते हैं, तो उसमें ना बीच बीच में बहुत सारे नीम की पत्तियां डाल देते हैं, किस लिए, ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। उसके बाद है ना ऊंधिया जो है वो एक सब्जी, बहुत सारी सब्जियों से मिलके बनने वाली डिश है, जिसको है ना उल्टे पे बनाया जाता है, यानी कि है ना घड़े को है ना उल्टा कर दिया जाता है, उसी को उल्टे घड़े को ही गुजराती में क्या कहते हैं, ऊंधियू कहते हैं। इसलिए इस डिश का नाम क्या है, ऊंधिया का मतलब होता है अपसाइड डाउन, क्योंकि इसमें जिस पॉट में ये पूरा का पूरा खाना बनेगा इसको उल्टा करके पकाया जाता है, इसलिए इस डिश का नाम क्या है, ऊंधियू है, ठीक है। अब ये क्ले पॉट अगर आप उल्टा करके रखेंगे तो सारा का सारा सामान जो है वो नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए है ना इसको है ना सील किया जाता है, बहुत अच्छे से सील किया जाता है, इसको अपसाइड डाउन पोजीशन में रखा जाता है कोयले के बीच में, और ऐसे ऐसे करके ये पकता है, और इसलिए जो ये डिश है इसका नाम क्या है, ऊंधियू है। ऊंधियू को आप किस किस के साथ खा सकते हैं, बाजरे की रोटी के साथ खा सकते हैं जो चूल्हे पे फ्रेश फ्रेश बनाई जाती है, ठीक है। ऊंधिया का मतलब उल्टा होता है गुजराती में, बहुत सारी सब्जियों से मिलके बनता है ये डिश, ठीक है। उसके बाद आता है क्रोटन प्लांट। तो आपसे ना बहुत बार पूछा जाएगा कि क्रोटन प्लांट के बारे में बताइए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो ये प्लांट है ना आपने बहुत बार देखा होगा, शहरों में भी लगा होता है, गाँव में भी लगा होता है, आपके घर पे भी हो सकता है। तो जो क्रोटन प्लांट होती है इसकी बहुत ही खूबसूरत पत्तियां होती हैं, ठीक है, रंगीन पत्तियां होती है। इसकी जो जड़ होती है ना वो बहुत जमीन तक नहीं जाती, जमीन नहीं जाती है। तो इस पौधे का है ना किसान के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। तो किसान क्या करता है, अपने खेत के साइड में है ना क्रोटन का प्लांट लगाता है। तो जैसे है ना इसकी पत्तियां गिरने लग जाती है या नीचे की तरफ लटकने लग जाती है तो किसान समझ जाता है कि पानी की कमी हो गई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जमीन से, तली से तो पानी ले नहीं सकती। अगर मिट्टी सूख गई इसका मतलब है इसके पत्ते जो होते हैं वो लटकने लग जाते हैं। तो जो किसान है वो ये समझ जाता है कि मेरे को है ना अपनी फसल में पानी देने का समय आ गया है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो आपको पता नहीं चलेगा, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं, तो वो भी फसल के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो ये जो क्रोटन प्लांट है इसको लगाने से उनको पता चल जाता है कि मेरे को कब अपने पौधे को अपनी फसल को पानी देना है या नहीं देना है, ठीक है। क्रोटन प्लांट इसमें बहुत हेल्प करता है। उसके बाद है जंगल किसके हैं। तो कुड़ुक जो है वो एक कम्युनिटी है आदिवासी लोगों की, जो कहाँ पे रहती है, झारखंड में रहती है। बहुत बार पूछा जाता है, इनकी जो भाषा है वो भी कुड़ुक है। तो ये पूछा जाता है कि कुड़ुक कम्युनिटी कहाँ पे रहती है, आपको जरूर याद रखना है कि झारखंड में रहती है। इनकी जो भाषा है वो भी कुड़ुक है, बार बार एग्जाम में आया है, ठीक है। उसके अलावा है ना ये वाला बात भी आपको याद रखना है, जो तोरांग है इसका मतलब है ना जंगल होता है कुड़ुक भाषा में। कुड़ुक भाषा में अगर कोई आपको तोरांग कह रहा है ना इसका मतलब है वो जंगलों की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है ना राइट टू फॉरेस्ट एक्ट है,
वो कब आया था? 2007 में आया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग है ना जंगलों में 25 साल से रह रहे हैं, उनका है ना जंगल की लैंड पे और वहाँ पे जो उग रहा है उस पे उनका हक है, उनको है ना जंगल से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। और जंगलों को बचाने का काम कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी, ठीक है। और एक टिन, अगर मैंने आपको एक डिब्बा दिया, उसके अंदर जितने बीज है, आप उसको जितनी जमीन पे डालोगे उसको हम कितना, क्या बोलते हैं उस जमीन को, हम कितना बोलेगा? 1 टिन ऑफ लैंड बोलेंगे, ठीक है। आपको है ना यहाँ पे ये बात याद रखनी है। यहाँ से उन्होंने पिछली बार क्वेश्चन कैसे बनाया होता है, यहाँ पे जो 25 साल लिखे हुए ना उसको है ना उन्होंने 15 साल लिख दिया। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट पे जंगलों पे आपका अधिकार तब होता है जब आपको वहां रहते हुए कम से कम कितने साल हो गए? 25 या उससे ज्यादा, ठीक है। 25 साल मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। जिस भूमि पर हम 1 टिन बीज उगाते हैं उसे हम 1 टिन भूमि कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पे ना भूमि को नापने का क्या तरीका है कि 1 टिन बीज जितने एरिया में गिर गए उसको हम क्या बुलाएंगे? 1 टिन बुलाएंगे, ठीक है। तो जो वन अधिकार अधिनियम है 2007, उसमें ना 25 वर्ष से आपको कम से कम जंगलों में रहते हो जाना चाहिए। कुडुक जो है वो झारखंड के जो आदिवासी एक समुदाय है उसका नाम कुडुक है, और वहाँ पे जो भाषा वो बोलते हैं उसको भी हम कुडुक ही कहते हैं। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, ठीक है। उसके बाद आती है झूम फार्मिंग। तो झूम फार्मिंग का मतलब होता है झुमंतु खेती, जिसको हम कहते हैं घुमंतु खेती हम कहते हैं। तो झूम फार्मिंग क्या होता है? आप एक जगह पे है ना आपने जंगल को साफ किया, ठीक है, वहाँ पे फसल उगाई, फिर इसे आप है ना सालों के लिए अकेला छोड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है। वहाँ पे ना सालों तक फिर कुछ नहीं उगता है। तो अब जब है ना आप आगे बढ़ गए तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो बैम्बू के प्लांट होंगे, अलग खरपतवार जो होगी, उनको है ना बाहर नहीं निकाला जाता, उखाड़ा नहीं जाता है। वो क्या करते हैं? सीधा का सीधा इनको काटते हैं और जला देते हैं। और जो वहाँ पे राख बची वो क्या करती है? मिट्टी को है ना फर्टाइल बनाने में मदद करती है। यानी कि झुमंतु खेती के लिए ना जब ये जंगलों को साफ करते हैं तो क्या करते हैं? उनको सीधा का सीधा काट के जला देते हैं। यानी कि उनको उखाड़ते नहीं है, पौधों को उखाड़ उखाड़ के अलग नहीं करते हैं, जमीन को साफ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? सीधा का सीधा वहाँ पे जो फसल उग रखी है, मतलब जो पौधे उग रखे हैं, खरपतवार उग रखे हैं, उसको काटा, वहीं पे उसे जला दिया, ठीक है। और जो अब राख है उससे है ना मिट्टी फर्टाइल होती है, ठीक है। लैंड को है ना ये बहुत हल्के से डग करते हैं, यानी कि ना गुड़ाई करेंगे, बहुत हल्की सी गुड़ाई करेंगे, बहुत सारी मशीनों से नहीं करेंगे जैसे हम करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर है ना सीड्स को डाल देंगे। अब जितने भी अनवांटेड प्लांट है उनको भी बाहर नहीं निकालते। वीड्स का मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट, जिनको हम ग्रो नहीं करना चाहते लेकिन वो हमारी फसल के साथ उग गए हैं, उनको भी ये बस काट देते हैं और मिट्टी में सीधा सीधा मिला देते हैं। इससे भी क्या होता है? मिट्टी जो है और फर्टाइल बनती है, ठीक है, उपजाऊ बनती है, ठीक है। इनको भी मिट्टी में काट के डाल दिया जाता है। झूम फार्मिंग मेनली कहाँ पे की जाती है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए मिजोरम के अंदर जो है वो झूम फार्मिंग की जाती है। यहाँ पे जो मेजर क्रॉप मिजोरम के लोग उगाते हैं उसको क्या कहते हैं? चावल कहते हैं। बार बार है ना वो क्या उगाएंगे? यहाँ पे मेनली क्या उगाया जाएगा? झूम खेती मेनली की जाएगी कि मिजोरम में वो जो सबसे मेन फसल उगाएंगे वो होगी चावल। और मीजो जो लोग होते हैं जब है ना वो यहाँ पे एक डांस करते हैं जब उनकी फसल की कटाई हो रही होती है बैम्बू स्टिक को पकड़ के, ठीक है। इस डांस का नाम क्या है? चिरॉय डांस है। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि चिरॉय डांस कहाँ पे किया जाता है? तो मिजोरम के लोग करते हैं इसको, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नई फसल का जश्न मनाने के लिए, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है यानी कि उनके लिए जिस दिन वो चिराव नृत्य करते हैं। ये देखिए इस तरीके से बैम्बू स्टिक्स के बीच में ये लड़कियां डांस कर रही होती हैं, ठीक है। और इसको हम चिराव डांस कहते हैं। कहाँ पे किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। यहाँ पे कौन सी फसल की कटाई के लिए ये डांस और सेलिब्रेशन किया जा रहा है? राइस की कटिंग के लिए, ठीक है, तो जब आपने चावल को उगाया है। उसके बाद है लाइक फादर लाइक डॉटर, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेट ऐसे होते हैं जो हमें है ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से पास होते हैं। यानी कि अगर आपके बाल अपनी मम्मी जैसे दिख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड ट्रेट बोलेंगे। अगर आपकी आंखों का कलर अपने परिवार में किसी से मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड ट्रेट मिलेंगे। लेकिन कुछ स्किल होते हैं जो है ना लाइफ टाइम में अपने आप सीखते हैं। यानी कि अगर आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं या बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, ये सारे के सारे कैसे ट्रेट्स हैं? एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है, आनुवंशिक नहीं है। ये सब को आपने खुद अपनी मेहनत से बनाया है, ठीक है। तो पोलियो जो होता है वो एक बीमारी होती है जो वायरस की वजह से होती है और ये इनहेरिटेड नहीं है। यानी कि अगर आपके फादर या मदर में से किसी को पोलियो है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी पोलियो होगा। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिटेड नहीं है, ठीक है, आनुवंशिक नहीं है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उनको हम वंशानुगत लक्षण कहते हैं, ठीक है। और अर्जित लक्षण कौन से होते हैं? जो आपने खुद सीखा है। पोलियो एक वायरस है जो विरासत में नहीं मिलता, यानी कि इनहेरिटेड डिजीज में नहीं आता है पोलियो, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होते हैं? ग्रेगर मेंडल, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल जो थे उन्होंने है ना वो एक चर्च में काम करते थे। चर्च में काम करते करते ना वहाँ पर बहुत सारी खाली ज़मीन थी चर्च के बाहर, तो इन्होंने ना बहुत सारे पौधे उगा लिए वहाँ पे। किसके? मटर के पौधे उगा लिए थे, ठीक है। उनके ऊपर स्टडी करके इन्होंने जेनेटिक्स के बहुत सारे लॉज दिए, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर मेंडल है। वो एक
गरीब किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। कहाँ पे रहते थे? ऑस्ट्रिया वियना में। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया वियना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है, ऑस्ट्रिया एक अलग जगह है, ठीक है। उन्होंने ना पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइजम सैटिवम, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो पी प्लांट मटर का पौधा जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम, उसके ऊपर है ना इन्होंने डिफरेंट 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे, यानी कि फूल का कलर कैसा है, पत्तियों का रंग कैसा है, ये सारी जो डिफरेंट 7 कैरेक्टरिस्टिक ली इन्होंने, उसके ऊपर इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने जो लॉज दिए उनको हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मिलते हैं। और इसके लिए ना इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया मेडिसिन के फील्ड में। तो आपको पता है नोबेल प्राइज जो होता है वो एक बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज होता है, ठीक है। नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है, उनमें से एक फील्ड होता है मेडिसिन का फील्ड, और उसमें है ना इनको ये जेनेटिक्स के लॉज बताने के लिए, इनहेरिटेंस के लॉ बताने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। इन्होंने पाइजम सैटिवम प्लांट पे काम किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ऑन द मूव अगेन, ठीक है। तो शुगर केन की जो खेती होती है, यानी कि गन्ने की, अगर आपके एरिया में गन्ना उगता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसको है ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। उसके अलावा पूरन पोली जो होती है वो चने और जो गुड़ होता है उससे बनी मीठी रोटी को हम क्या कहते हैं? पूरन पोली कहते हैं। इसको है ना महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ही तीखी कड़ी बनाई जाती है, उसके साथ इसको खाया जाता है। तो पूरन पोली जो होती है वो मीठी रोटी होती है, किससे मिलके बनी होती है? चने से और गुड़ से। इसको किसके साथ खाया जाएगा? बहुत ही तीखी जो स्पाइसी करी होगी उसके साथ खाया जाएगा, ठीक है। कारवा क्या होता है? कारवा एक ऐसा कार्ट होता है जिसके साथ है ना आप सारा का सारा सामान जो आपकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है उसको लेके जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करो। तो आपने कभी कभी सुना है कि बहुत आपके पेरेंट्स के टाइम पे ऐसा होता था कि वो कहते थे कारवा निकल रहा है। तो कारवा निकलने का मतलब होता है बहुत सारे लोग जब अपने जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको अपनी गाड़ी में लाद के लेके जा रहे होते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? कारवा बुलाते हैं, ठीक है। जिसमें है ना वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है जो आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो पूरन पोली कहाँ पे बनती है? महाराष्ट्र में बनती है। शुगर केन की खेती को बहुत सारा पानी चाहिए होता है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, मैना जो होती है वो अपनी गर्दन को एक झटके से आगे पीछे करती है, ठीक है। मैना जो होती है वो साउंड को मिमिक कर सकती है, यानी कि किसी की आवाज़ को निकाल सकती है, नकल कर सकती है। जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को ना बहुत हद तक पीछे मोड़ सकता है, कितनी डिग्री तक? पूरा 360 नहीं मोड़ सकता, लेकिन 270 डिग्री के आसपास वो अपनी गर्दन को पीछे मोड़ सकता है। थैंक यू। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसी के साथ है ना हमारे 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर देखिएगा। आपके सीटेट के एग्जाम में सिर्फ 9 दिन बच गए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।